जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। एजुकेशनल मैनेजमेंट की तीसरी टेस्ट सीरीज़ में आज आपका फिर स्वागत है। आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो समग्र शिक्षा अभियान और SIQE और साथ में ही कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को लेकर आज की अपनी ये प्रश्नोत्तरी है। और इस टेस्ट सीरीज़ को करके आप अपनी तैयारी को अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी तैयारी को खुद है वो जांच पाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज आपको सीखने को भी मिलेगी। आपको भी साथ में टेस्ट हल करना है और लास्ट में फिर अपना नाम लिखते हुए या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सीखने का मौका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। ये रहा आज का पहला प्रश्न। किस वर्ष तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN को प्राप्त करना शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी? FLN के लक्ष्यों को कब तक प्राप्त करना है? कहने की बात यह है 2025 तक, 30 तक, 26 तक या 32 तक। बताइएगा, सोचिएगा क्या इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन 1 2025 तक। ध्यान रखिएगा FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने का टारगेट जो रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। FLN कार्यक्रम है वो कक्षा 1 से 5 के लिए अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 के बाद स्कूल खुलने पर शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा किया गया कार्य या किए गए कार्य कौन से हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझना है। मैं हमेशा कहता हूँ भी स्कूल ओपन हो गए तब शिक्षा विभाग ने कौन कौन से कार्य है वो चलाए। सोचिएगा, बैक टू स्कूल, स्टार प्रोग्राम, रीडिंग कैंपेन या उपयुक्त सभी। तो बैक टू स्कूल एक तो ये कार्यक्रम चलाया था, स्टार प्रोग्राम ये भी चलाया। ध्यान रखिएगा स्टार प्रोग्राम है, स्माइल की बात यहाँ नहीं हो रही, यानी स्माइल ऑप्शन नहीं है। कहीं आप ये सोच लो भी ये गलत प्रिंट हो गया क्या। रीडिंग कैंपेन ये भी चला, तो इसका मतलब सही उत्तर अपने आप ही क्या हो गया, उपयुक्त सभी। तो बैक टू स्कूल, रीडिंग कैंपेन और स्टार प्रोग्राम ये स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चलाए गए जो नवाचार है उनकी बात यहाँ पर है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। गतिविधि आधारित शिक्षण से ABL की बात हो रही, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सीखने या ज्ञान के सृजन में क्या होता है? विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहता है, विद्यार्थी चिंतन मनन करता है, विद्यार्थी की रचनात्मकता एवं जिज्ञासा पोषित होती है या उपयुक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? ABL से सीखने या ज्ञान के सृजन में क्या चीज़ होती है? तो सारी ही होती है भी। विद्यार्थी खुद क्रियाशील रहता है, टीचर तो यहाँ एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, चिंतन मनन करता है, उसकी क्रिएटिविटी और जिज्ञासा है वो भी संपोषित होती है। तो इसका मतलब सही उत्तर हो गया ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा, कि बच्चों के आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इवेल्युएशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सोचिएगा क्या सही उत्तर होगा। पहला है, विषयों में समझ की एक अवधि विशेष में बच्चों की प्रगति और उसमें आने वाले परिवर्तन का पता लगाना, बच्चों को सीखने में व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, ऊपर वाले दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रख लीजिएगा, बच्चों के आकलन का जो प्रमुख उद्देश्य है जो हम CCE के माध्यम से प्राप्त करते हैं वो दोनों ही हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 अपना सही हो जाता है। तो इसमें सीखने में व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को भी पहचान सकते हैं। आप CC में इस चीज़ को समझे हो, और विभिन्न विषयों में समझ की एक अवधि विशेष में बच्चों ने क्या प्रोग्रेस की है उसमें आने वाले जो चेंज है उसका भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां है,
क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए 3 माह का अल्पकालीन विद्यालय तैयारी पैकेज बनाया गया है? इसके लिए सही कथन कौन सा है? मैं आपसे फिर कहूँगा, पुनः एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए आप अच्छे से। नई जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी आई है जुलाई 2020 में, जो स्वीकृत होगी कैबिनेट में, वो कह रहा है भी कक्षा 1 में जब नए बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको स्कूल से जोड़ने के लिए कोई 3 महीने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। उसके लिए क्या सही है? पहला ऑप्शन है, यह राष्ट्रीय स्तर पर विद्या प्रवेश कार्यक्रम है, यह राज्य स्तर पर स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम है, इस पैकेज के क्रियान्वयन में अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाता है, या उपयुक्त सभी। सोचो, आपने क्लासरूम में भी पढ़ा है, नोट्स में पढ़ लिया होगा भी स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम, और ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा विद्या प्रवेश कार्यक्रम। यहाँ आपका एक बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। चौथा, ये जो बात कही गई है, राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को विद्या प्रवेश कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, स्टेट लेवल पर ये स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम है, और इसमें पेरेंट्स का भी सहयोग लिया जाता है, क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे को स्कूल से जोड़ना है अपने को। होता है ना, छोटे होते थे तब बड़े भाई के साथ भेजते रहते थे ताकि कैसे उठना बैठना सीख जाए, स्कूल में उसका अटैचमेंट हो जाए। इस प्रकार का कार्यक्रम है, खेल खेल में ही सिखाया जाता है सब कुछ। अगला प्रश्न देखिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन फिर। कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों में जो लर्निंग गैप और जो लर्निंग लॉस हुआ है, पढ़ाई में जो अंतराल आ गया और जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए शिक्षण अधिगम ने किसका समावेशन किया गया है? तो शिक्षण अधिगम के अंदर किसका समावेशन किया गया है? ब्रिज कोर्स कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग, बहुकक्षीय और बहुस्तरीय शिक्षण प्रक्रिया, स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी। तो लर्निंग गैप और लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए इन सभी को ही शामिल किया गया है। अब ये नहीं है भी उपरोक्त सभी आ गया तो हम यहाँ कर रहे हैं, समझिएगा इस चीज़ को। एक तो कार्यपुस्तिकाएं बनाई गई है जो स्टार्टिंग के 3 महीने के लिए बनाई गई है, ताकि प्रीवियस क्लासेस की चीज़ें उसमें ऐड करके और बच्चे को सिखाया जा रहा है। तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है कार्यपुस्तिकाओं के माध्यम से। एक है दूसरा बहुकक्षीय और बहुस्तरीय शिक्षण प्रक्रिया। इसका क्या मतलब होता है? देखिएगा, अगर हमारे राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ हमारी कक्षाओं में 2 प्रकार की स्थितियाँ देखी जाती है। एक तो है भी एक कक्षा में 1 से अधिक स्तर के बच्चे होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं। दूसरा, एक साथ 1 से अधिक कक्षाएं हैं और 1 से अधिक बच्चे हैं। आपको पता है 1 से 5 के टीचर के लिए भी 5 क्लास होगी तो 5 टीचर नहीं मिलेंगे आपको स्कूल के अंदर, या तो L1 के 2 टीचर मिलेंगे या 3 टीचर मिलेंगे। तो सीधी सी बात होगी भी बुनियादी जो साक्षरता और संख्या ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, FLN की जो बात कर रहे हैं, उस FLN के मिशन को प्राप्त करने में हमारी कक्षाओं का बहुस्तरीय होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो बहुकक्षीय और बहुस्तरीय शिक्षण प्रक्रिया का मतलब समझ गए होंगे। और स्कूल रेडिनेंस विद्या प्रवेश कार्यक्रम पर अभी हमने बात कर ली। तो ये सारी चीज़ें ही शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शामिल की गई है, लर्निंग गैप और लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है आपके मन में आए भी यार ये ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप देखिएगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें, अब तो आपको पता है कुछ चीज़ें रीट के अंदर भी जोड़ दी गई है, यानी तृतीय श्रेणी की जो भर्ती होगी आगे नेक्स्ट ईयर, और अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो है ही है। तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमेशा पूछी जाती रही है पेपर में, तो उसको आप ये नहीं कह सकते भी वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ कब हुआ?
अब आप ये मत सोच लीजिएगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान ही इसको संचालित करता है, तो इसलिए हाँ ठीक है, अलग से टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया है, तो डिटेल में बहुत ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसकी बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय जो विद्यालय है वो कब स्टार्ट हुए हमें ये बताना है। तो सही ईयर कौन सा है भाई, देख लिया होगा आपने, और वो है 2004, बिल्कुल सही 2004। अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 4 का संबंध है 6 से 8, 6 से 10, 6 से 12, 9 से 12। तो आपको अच्छे से पता है, जो अपने केजीबीवी स्कूल चल रहे हैं भारत के अंदर, ये 4 टाइप है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपसे यहां पूछा जा रहा है जो टाइप 4 है उसका संबंध किस क्लासरूम से है, ये बताना है। तो शारदे बालिका छात्रावास के बारे में कभी पढ़ा होगा, वो सब इसमें मर्ज कर दिया गया, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। तो इसके अंदर शामिल है कक्षा 9 से 12 की बात। अब आप अच्छे से देख लेना, टाइप 1 की बात करते हैं तो 6 से 8 की बात आ जाती है, टाइप 2 में 6 से 10 की बात आती है, टाइप 3 में 6 से 12 और टाइप 4 के अंदर 9 से 12 की क्लास। और एक बहुत प्यारी बात आपको अच्छे से क्लियर की हुई है, जो टाइप 2 है, सेकंड है, ये राजस्थान में संचालित नहीं है। तो राजस्थान में केजीबी के 3 ही टाइप 1, 3 और 4 है, वो ही संचालित हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एकीकृत केजीबीवी का कौन सा टाइप राजस्थान में संचालित नहीं है। चलिए ऊपर बात हो ही गई और क्वेश्चन भी आ गया, टाइप 1, 2, 3, 4, तो कौन सा हो गया अभी, कौन सा टाइप संचालित नहीं है, तो वो हो गया टाइप 2 वाला, जो 6 से 10 क्लास से जुड़ा हुआ है, वो राजस्थान में अभी संचालित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां है कि केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को किस में शामिल कर दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है आपका। तो केंद्रीय बजट जो 18-19 था उसमें एसएसए सर्व शिक्षा अभियान को किस में शामिल कर दिया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में, समग्र शिक्षा अभियान में, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो गया, समग्र शिक्षा अभियान। तो आपको पता है जिसको हम शॉर्टकट समसा कहते हैं, और इसके अंदर 3 एसएसए, रमसा और साथ में कौन सा है, टीचर एजुकेशन, इन तीनों को आपस में मिक्स करके एक नया अभियान है वो चलाया गया 2018-19 से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समसा समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, ये बताना नहीं है, बताना है। मैंने आपको हमेशा कहा है पढ़ाते समय भी, कोई लक्ष्य उद्देश्य अगर किसी भी आपके जो मेन टॉपिक है उसका अगर है तो आपको अच्छे से उसको रीड करना है। तो देखिए, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में सोशल और जेंडर गैप को कम करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इनमें से कौन सा नहीं है भाई, तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, लिटरेसी वाला कार्यक्रम है वो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं चलता है। अब आपको पता है भी निपुण भारत वाला जो अपना एक नया कार्यक्रम साक्षरता को लेकर चल रहा है, उसके लिए अलग से निदेशालय बना हुआ है, सारा सिस्टम है वो उसके तहत ही चलता है। कार्यक्रम बताऊं तो वो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये चल रहा है, जिसके तहत जो प्रौढ़ है, एडल्ट है, जो किसी वजह से स्कूलों में रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, जो असाक्षर है उनको साक्षर करने के लिए। तो ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वां, कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ऐसे प्रश्न आए, 2 चीज़ों पर फोकस करना है। किस माध्यम की बात हो रही है, अंग्रेजी माध्यम। अंग्रेजी माध्यम की बात आते ही 2 स्कूल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एक तो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल।
फिर बात कर रहा है कि एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संचालित से मान्यता प्राप्त है, संबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आते ही अब आपको उत्तर अपने आप क्लियर हो जाता है, और वो कौन सा है? ऑप्शन 2, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां, सेम पैटर्न। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, वो इनमें से कौन से हैं भाई? सेम ऑप्शन है, सेम चीज़ है, 2 चीज़, वही अंग्रेजी माध्यम, बस यहाँ पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था, अब क्या है? सीबीएसई है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सोच लो भाई एक बार, अगर सोचना है तो हो गया अपना स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, तीसरा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां क्वेश्चन है, SIQE का पूरा नाम है। SIQE बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SIQ ये टॉपिक भी अपने सिलेबस में है, तो सीधी सी बात है इसका पूरा नाम। और ध्यान रखिएगा जो भी शॉर्ट टॉपिक आपके दिए गए हैं सिलेबस में, उन सभी की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। पहले अब दिमाग में सोचो ऑप्शन पर जाने से पहले। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन ये है, तो स्टेट इंस्टीट्यूट ये नहीं होगा। स्टेट इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें आ गया अपना ऑफ, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी, इनिशिएटिव आ गया तो ये नहीं होगा, कट जाएगा। स्टेट इनिशिएटिव फॉर, ये तो सेम वही बात आ गई, तो कौन सा हो जाएगा? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, SIQE कौन सा होगा? सही है या इसमें भी सोचने की ज़रूरत है? हाँ, सोचने की ज़रूरत है ना, इंस्टीट्यूट नहीं आकर स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन 4। थोड़ा सा जानबूझकर इसको थोड़ा सा उलझा रहा था मैं, क्योंकि ऐसे कई बार जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो ऐसी चीज़ें आती थी, तो साथ में ये भी हो जाए, ऐसा नहीं करना। पहले खुद को सोचना है भी स्टेट इंस्टीट्यूट या इनिशिएटिव, इंस्टीट्यूट या इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव, स्टेट इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। कंफ्यूज नहीं होना भाई, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, NCF 2005, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वो मैंने नोट्स में डाली भी है। NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? बेस के अंदर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत क्या बात कही गई है, वो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये बताना, इसमें ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये है। शिक्षा रटन प्रणाली से मुक्त हो, ये भी है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, ये भी है। उपयुक्त सभी, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो गया अपना? उपयुक्त सभी हो गया। अभी 15वें का 4 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या भारत में समग्र शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो सही उत्तर, ऐसा प्रश्न ऊपर आ भी चुका है अपना, 2018 से। 2 साल के लिए स्टार्ट किया था पहले, आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक। फिर 1 साल का गैप आ गया कोविड की वजह से, और नई पॉलिसी आ गई, तो उसके तहत फिर नए सिरे से इसको 2.0 के नाम से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां है भी, समग्र शिक्षा अभियान में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा या उपयुक्त सभी? तो अच्छे से याद है आपको, यानी SSA प्लस रमसा और प्लस PE, इन तीनों को जोड़कर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कई बार क्या होता है, हम समुद्र में गोते खाते रहते हैं और मोस्टली पेपर है वो ऊपर ऊपर से ही आ जाता है, तो इसलिए पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा साथियों। PhD
अगले चरण में, मतलब एक बार जब अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप डीप में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में योगात्मक आकलन कब किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट की बात हो रहा है, ये कब करते हैं? साप्ताहिक, मासिक, प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर या कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान? ये ऑप्शन होगी। अब आपके दिमाग में, मैं तो पहले कहूँ प्रश्न पढ़कर ऑप्शन बाद में देके पहले इस कंसेप्ट के बारे में दिमाग में आ जाए भी हाँ, हम दो प्रकार के टेस्ट लेते हैं, एक FA लेते हैं और एक SA लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन SA का है, तो FA कब लिया जाता है? जब हम क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग करवा रहे हैं उस टाइम लिए जाते हैं। 2 लेते हैं ना हर टर्म के अंदर, और जब एक टर्म पूरी हो जाती है तो लास्ट में हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, योगात्मक आकलन करते हैं। तो अपना क्वेश्चन SA का है, तो सीधा देखो भी प्रत्येक टर्म की समाप्ति पर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। यही क्वेश्चन अगर यहाँ FA का पूछते तो कौन सा उत्तर सही हो जाता? तब चौथा हो जाता। अभी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, और एक टर्म में 2 लिए जाते हैं। और साथ में वो 5वीं बोर्ड वाला भी याद रखिएगा भी 5वीं बोर्ड के अंदर SA 3 नहीं होता, बाकी सारे टेस्ट होते हैं, यानी उनके 6 FA हो जाते हैं और 2 SA हो जाते हैं। SA 3 के स्थान पर उनकी बोर्ड परीक्षा आयोजित होती है, उसका नाम देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की अवधि रखी गई है। अब देखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ 2.0 लिखेगा, वरना सीधा समग्र शिक्षा अभियान आ रहा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब वो लॉन्च हुआ था उससे जुड़ी हुई बातें। तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 यानी दूसरा जो कार्यकाल है इसका, उसका टाइम पीरियड क्या रखा गया? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। 1 अप्रैल 20 से 25, 21 से 26, 22 से 26, 18 से 20। क्या है सही उत्तर? अब याद रखिएगा, जब समग्र शिक्षा अभियान आया SSA, रमसा और TE को मिलाकर, तब वो डेट थी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 20 तक रखा गया। कई बार क्या होता है, हमें ये बात याद रह जाती है, फिर आप ये सोचेंगे भी हाँ ठीक है, फिर 1 अप्रैल से अगला चल गया होगा 2.0। तो ध्यान रखिएगा, 1 साल का गैप आ गया क्योंकि कोविड आ गया था, तो सब कुछ ठप पड़ा था, तो कहाँ गवर्नमेंट को इन चीज़ों के बारे में सोचने की के लिए फुर्सत थी। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन कभी नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। तो दूसरा है इसका सही उत्तर, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, यानी 5 साल के लिए ये अगला कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पंजीयन कब करवाया गया? ऐसा से आपको पता है ना, हर स्टेट को समग्र शिक्षा अभियान को संचालित करने के लिए एक सोसाइटी का गठन करना था, सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंट सोसाइटी जिसको कहते हैं। और इसके तहत राजस्थान में क्या बनाया गया? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बनाया गया। और कब बनाया गया? अगर ये तारीख पूछे तो वो है 24 मई 2018 को। कब बनाया गया ये? लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है भी, इसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन कब करवाया गया, ये चीज़ पूछी हुई है, तो उसकी सही तारीख बतानी है। 18 को ये बन गया, लेकिन पंजीयन उस टाइम नहीं हुआ, पंजीयन रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ, और वो तारीख है ऑप्शन 4, 3 सितंबर 2020 को हुआ। एक अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है इस प्रकार का, 3 सितंबर 2020 को। तो साथियों, आज के अपने इस अभियान के अंदर ये 20 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आज हमने समसा और SIQ और कुछ इनके आसपास से जुड़े हुए टॉपिकों पर आधारित क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आया होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें भी आज सीखी होगी। अब आप अपना जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर शेयर है वो कीजिएगा, और अपने को मूल्यांकन कीजिएगा, और आपका जो अंक मुझे बताते हो तो वो मेरे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, और आपके लिए तो करे ही करेंगे वो चीज़ें काम भी, हाँ ठीक है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हौसला रखिएगा और थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ चीज़ें हो सकता है आज आपको नहीं मिली हो, उद्देश्य यही है भी वो क्वेश्चनों के रूप में ही बन सकती है, तो इसलिए उनको क्वेश्चनों के रूप में डाल रहा हूँ। बाकी नोट्स आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिसका ब्यौरा यहाँ दिया है वहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ, और
लगभग 80% अपना सिलेबस पूरा हो गया है। बहुत जल्द आने वाले 5-7 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा और अगले 2-3 दिन में तो बाकी के जो थ्योरिकल नोट्स है वो तो सारे आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध है, वो करवा ही दूंगा। तो इसलिए विश्वास रखिएगा, कंप्लीट सिलेबस करेंगे। और आपको लगता है मेरा प्रयास ये अच्छा है और यहाँ कुछ आपको अच्छा मिल रहा है तो आप अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ और नए टेस्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।